हेलो क्लास, मैं कृष्णा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महाटेट 2026 में। यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो हिंदी पढ़ाने वाला हूं। तो हमारी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हम पढ़ेंगे, तो अभी मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग डाला है महाटेट 2026। आने वाला जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम है उसके लिए हम लोग ये बैच लॉन्च कर रहे हैं। क्लासेस कल से इवनिंग 5 o'clock से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे पेपर वन एंड पेपर 2 के बारे में। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको हिंदी विषय, हिंदी सब्जेक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे इसके लिए कि हमारी सिलेबस, डिकोडिंग और स्ट्रेटजी। दैट मीन्स मेरा जो है अभी वो सिलेबस क्या रहेगा हमारा हिंदी के लिए, और इसकी स्ट्रेटजी हम कवर कैसे करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा हिंदी व्याकरण, हम क्या मैंने बताया आपको कि मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार दैट मीन्स आप समझ लीजिए, अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा। समटाइम्स 1-2 क्लास के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करेंगे कम से कम टाइम में। समझ गए ना इस बात को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला पे। क्या है वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्तनी, नया टॉपिक होगा वर्तनी। फिर क्या होगा संधि। इन सभी को हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वर्ण विचार के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर, वर्ण विचार के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द विचार के बारे में। अभी आपको यही संबंध में यानी आ रहा होगा कि शब्द विचार और वर्ण विचार में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, शब्द वर्णों से मिलके बनता है, समझ रहे हैं ना। बहुत सारे वर्ण मिलके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। चूंकि वर्ण मिलके शब्द नहीं बनाते हैं डायरेक्ट, वर्ण मिलके बनाएंगे हमारा अक्षर, और अक्षर मिलके हमारे जो बनाएंगे वो क्या होगा, वर्ण होता है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग एंड प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, इंग्लिश में इनको हम प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे समास के बारे में। थर्ड वन होगा हमारा शब्द भेद, तत्सम तद्भव, वर्ड टाइप, टेस्टम एंड तद्भव। नेक्स्ट संज्ञा से अव्यय तक, फ्रॉम नाउन टू इंडेफिनेबल। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति और अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब यहाँ पे वाक्य क्या, वाक्य मतलब समझ रहे हैं ना आप, जनरल कोई एक सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस। वाक्य को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि रिक्त स्थान कैसे फिल किए जाएंगे, और अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ। समझ रहे हैं ना, एक पूरा आपको पैरा दिया हो जाता है जिसमें से 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको प्रॉपर वर्ड्स फिल करने हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे वाक्य। देखिए आप 1 by 1 अभी समझते जाइए। हमने पहले बोला वर्ण, टेक्स्ट क्या बोला, शब्द, फिर क्या बोला मैंने, वाक्य। तो यहां से समझ लीजिए कि वर्णों से कहीं ना कहीं आया होगा क्या, शब्द, और शब्द से आया होगा क्या, वाक्य विचार। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, छंद के बारे में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वाक्य विचार को। तो वाक्य विचार में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वाक्य विचार में पढ़ेंगे सबसे पहले वाक्य के भेद। वाक्य के भेद मतलब एक सेंटेंस कितने तरीके का हो सकता है। ओके, अब इनको भी बहुत अलग अलग तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब आप समझते हैं, हम बोलते बोलते कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, हमें कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, ये कौन डिसाइड करता है, विराम चिन्ह डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्ध। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि का मतलब तो समझते हैं, मतलब करेक्टनेस, करेक्ट है कि नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सीता जाता है तो गलत हो जाएगा ना, ऑब्वियस बात है, फीमेल को आप मेल की तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो सीता क्या होगी, सीता जाती है और राम जाता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे तो आप लोग समझते ही होंगे, समझते ही होंगे, है ना, ऊंट के मुंह में जीरा लाइक टाइप से। नेक्स्ट पढ़ेंगे लोकोक्तियां। लोकोक्तियां या कहावतें होती क्या है, मैं नॉर्मली आपको बताता हूं। लोकोक्तियां, कहावतें वो होती हैं जो हमारे पूर्वजों से हमारे तक आई हुई हैं। पूर्वजों से दैट मीन्स हमारे पापा लोग या हमारे दादाजी लोग कुछ बोलते थे, और उन्हीं को आज हम कहावतों के रूप में या दूसरों को टोंट देने के लिए बोल सकते, ताने देने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। या कई बोले तो कई पैराग्राफ की जगह एक छोटा सा वर्ड बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड लोकोक्ति या मुहावरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रमबद्धता। क्रमबद्धता मतलब ऑर्डरिंग, ये तो आपको पता होगा, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ते होंगे। क्रमबद्धता का मतलब होता है एक आपको पैरा है, अगर आप पैरा है तो जो पैराग्राफ होता है या अनुच्छेद होता है वो क्या बहुत सारे वाक्यों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे वाक्यों से मिलकर बना होता है। उन वाक्यों को प्रॉपर अरेंजमेंट करके, मतलब क्रमबद्ध करके एक हमें समुचित पैराग्राफ बनाना होता है, जिसको हम पढ़ेंगे क्रमबद्धता में। तो अब वाक्य क्रमबद्धता में भी देखिए, वाक्यों में क्रमबद्धता, वाक्यों में क्रमबद्धता जैसे मैंने लिखा यहां पे, मैंने लिखा जाता है राम, दिस इज नॉट करेक्ट ना,
ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले किसको लिखना था? राम को। अगर मैं इसको ऑर्डरिंग दूं तो सबसे पहले किसको आना था? राम को। सेकंड लिखना था जाता। थर्ड वन क्या लिखना था? है। पहले किसको लिखना था? राम को। तो मैं इसको अगर करेक्ट करूं तो मैं क्या लिखूंगा? राम जाता है। ये क्या करेक्ट हो गया? ये हो गया हमारा वाक्य में क्रमबद्धता। क्या हो गया? वाक्य में क्रमबद्धता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनुच्छेद में क्रमबद्धता। अनुच्छेद मतलब मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, बताया है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता मतलब कि आप, ऑब्वियस बात है, आप पहले जन्म लोगे, फिर कुछ करोगे जीवन में, फिर मरोगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले मर जाओगे फिर आपने जीवन में कुछ किया और फिर पैदा हुए, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही हमें पैराग्राफ को भी क्रमबद्ध या ऑर्डरिंग करनी पड़ती है। अब यहीं पे वाक्य मिलके हमारा क्या बनाते हैं? छंद बनाते हैं। बहुत सारे वाक्य मिलके क्या बनाते हैं? छंद बनाते हैं। छंद को, है ना, छंद बनाते हैं। अब हम छंद विचार में क्या क्या पढ़ेंगे? छंद विचार में हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति या फिर रस। क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति और रस। रस तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे भाई। जीवन में रस का बहुत महत्व होता है। बिना रस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपको किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स आती है। लाइक ये सभी क्या होते हैं? रस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। छंद, आपने ये देखा है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो एक प्रॉपर रिदम होता है ना, राइम्स बोल सकते हो उसको, कविता बोल सकते हैं। तो वो क्या है? छंद ही होता है कि उसमें एक प्रॉपर राइम्स होते हैं। जैसे आप गाने सुनते हो, गाने सुनना भी क्या है? गाने भी क्या है? एक छंद ही तो होते हैं। उसमें एक प्रॉपर राइम होता है जिसका आप आनंद लेते हो। अगर मैं गाने को किताब जैसा पढ़ता तो क्या गाना गाना रहेगा? क्या आप उसको समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। दैट मीन्स छंद का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अलंकार। अलंकार क्या होते हैं ना? अलंकार क्या होते हैं? तो देखिए, अलंकार को यहाँ पे लिखा है फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। जैसे आपने देखा है ना, औरतें अपने सजने संवरने के लिए बहुत तरीके की ज्वेलरीज या आभूषण का उपयोग करते हैं। ऐसे ही किसी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम जो शब्द उसमें ऐड करते हैं, किसी सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए हम उसमें जो शब्द ऐड करते हैं उसको हम अलंकार बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमारा क्या था? सिलेबस डिस्कस था। क्या था? सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया। अब इसके लिए हम डेली क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कैसे हम कवर करेंगे, ये मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया तो हमारा जो उत्कर्ष इंस्टीट्यूट है ये महाटेट 2026 बैच इसने लॉन्च किया हुआ है हम लोगों ने अभी। इसके क्लासेस कल शाम 5 बजे से स्टार्ट होंगे। इसमें हम कंबाइंड तैयारी करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। पेपर 1 की जो फीस रहेगी वो 1499 रहेगी। नेक्स्ट पेपर 2 की फी भी 1499 रहेगी। अगर आप कंबाइंड बैच हमारा लेते हैं तो आपको हो जाएगा 1999 में। ये हमारी सभी फैकल्टीज रहेंगी। मुझे तो आप जानते ही हो, मैंने आपको अभी बताया कि मैं कृष्णा आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करते, उससे और आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे पूरा। ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन सॉल्व कराने का पर्पस ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चंस लिखा है और उसका एक सीधा सॉल्यूशन दे दें। हम उसको ब्रीफ करेंगे कि क्या इसमें से कौन से, अगर कोई ऑप्शन है तो क्यों दिए हैं, एग्जामिनर क्यों ये ऑप्शंस डालता है, क्या डाउट पैदा होता है जिसकी वजह से हम गलत करते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो हम ऑप्शन बेस्ड ही कर सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में एक और हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि हम कोशिश करेंगे कि हमको क्वेश्चंस पढ़ते ही आंसर रिकॉल हो जाए, देखना ही ना पड़े ऑप्शंस को। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपने लिखा है, निम्न में से साध्वी, साध्वी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है। साध्वी का मतलब समझते हैं आप। साध्वी, देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है साध्वी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है साध्वी, ओके, मैंने लिखा है साध्वी। यार एक चीज आप समझ लीजिए, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तो फिलहाल मैं आपको MCQ करा रहा हूँ तो आपको जल्दी बता देता हूँ, लेकिन हम डिस्कस करेंगे हम वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे कि दैट इज मेल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या फीमेल को, मतलब पुल्लिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर स्त्रीलिंग को, या फिर किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मतलब नपुंसक लिंग को कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है, जैसे मैंने लिखा साध्वी। अब साध्वी से हमें समझ में आ रहा है भाई, ये ऑब्वियस बात है, अगर इसने पुल्लिंग शब्द पूछा है तो ये कौन कहलाया? ये कंफर्म कहलाया कौन सा? स्त्रीलिंग। क्या कहलाया? ये स्त्रीलिंग कहलाया। बात समझ में आई ना? ये क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग। अगर ये स्त्रीलिंग है तो अब मैंने कैसे पहचाना भाई कि ये स्त्रीलिंग है, ये भी समझना चाहिए। तो एक बात समझ लो, इसमें क्या है? बड़ी वी की मात्रा है। किसकी? बड़ी वी। वी की दैट मीन्स बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा।
एक वर्ड समझ लीजिए, मोस्टली में देखा जाएगा, अगर नहीं होंगे इसके अजम्पशन तो ये समझ लीजिए कि जिसमें बड़ी ई हो, जिस वर्ड के लास्ट में बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन हो, वो कैसी रहेगी, मोस्टली वो स्त्रीलिंग में ही हम प्रोनाउंशिएट करेंगे। किस में करेंगे? स्त्रीलिंग में ही करेंगे। तो यहाँ पे जो साध्वी शब्द है इसका पुल्लिंग क्या होगा? अब देखिए साध्वी जो मिलके बना है वो किससे मिलके बना है, इसको हम ब्रेकआउट करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए साध्वी जो मिलके बना है वो बना है साधु प्लस ई से, ऐसा मान सकते हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि इसका पुल्लिंग क्या आ गया? साधु। दैट मीन्स इसकी जो बेस नाउन है या संज्ञा है वो क्या है? साधु है। साधु से साध्वी बना है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? साधु होगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, साध्वी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हम इसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे? स्त्रीलिंग करेंगे। और इसका पुल्लिंग बताने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? साधु। क्लियर बात? नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अभी देखिए मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं तो ज्यादा ब्रीफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ चीजें ऐसे ही बता रहा हूं कि आप एमसीक्यू से ही बहुत सारे अपने नोट्स प्रिपेयर करके एग्जाम में जज कर सकते हो कि विच ऑप्शन इज राइट और नॉट। सबसे पहले हम समझेंगे संबंध कारक विभक्ति। संबंध कारक का मतलब क्या होता है भाई? संबंध। संबंध कारक, संबंध का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको रिलेशन, है ना, हम बोलते हैं इसको रिलेशन या संबंध बोल सकते हैं, तो हिंदी में तो संबंध ही बोलते हैं, मैंने लिख दिया रिलेशन। अब यार संबंध बोलते हैं तो संबंध रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है मेरा आपका, किसी ना किसी से रिलेशन, है ना, मतलब दो लोगों के बीच जो म्यूचुअल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। जैसे मेरे फादर, मैं उनका बेटा, तो हमारे बीच रिलेशन क्या है? पिता और बेटे का रिलेशन है। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं अपने, अगर मैं सीधा बोलूं तो हंसिएगा मत, देखिए मैं अपने बाप का बेटा हूं, ऐसा लिख सकता हूं, मैं अपने बाप का बेटा हूं। ओके, मैं अपने बाप का बेटा हूं। यार बात समझ में आ रही? मैं अपने बाप का बेटा हूं, तो मेरे में देखो बेटा मतलब मैं हो गया और बाप ये हो गई। भाई हम लोगों में रिलेशन किसकी है? का की रिलेशन है। किसकी है रिलेशन? का की। अगर ये का नहीं लिखता हूं मैं, अगर मैं ये का नहीं लिखता हूं तो आप समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या होगा? मैं अपने बाप बेटा हूं, ये क्या मतलब हुआ? कुछ क्लियरिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं कि मैं अपने बाप का बेटा हूं, मैं अपने बाप का बेटा हूं, तो बात समझ में आ गई भाई कि मैं अपने ही बाप का बेटा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि का रिलेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि किस में का नहीं आया। तो देखिए वह अभय का खिलौना है, ऑब्वियस बात है अभय में और खिलौने में का रिलेशन आया है, दैट मीन्स ये संबंध कारक विभक्ति है। नेक्स्ट हमने बोला यह पुस्तक उसकी है, देखिए का आया ना, उसकी है, उसकी है, तो यहां भी ये भी क्या है? संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालय से निकलती है, यहां पे देखिए हिमालय आ गया और ये निकलती है, लेकिन इसके बीच क्या आया है? से नहीं आया। क्या आया है? का नहीं आया है, क्या आया है? से लगा है, से लगा है, दैट मीन्स यहाँ पे संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। बात समझ आ गई? तो देखिए ऑप्शन से ही हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा कि संबंध कारक क्या होता है। संबंध कारक क्या होता है? जिससे हम चीजों को एक से दूसरे का रिलेशन बताते हैं। जैसे खिलौने का रिलेशन अभय से बताया, उसका रिलेशन पुस्तक से बताया, निकलती का हिमालय से बताया, लेकिन क्या है? से, हमारा रिलेशन नहीं है उससे। पीपल के पेड़, देखो यहाँ पे पीपल और पेड़ क्या है? पीपल के पेड़, रिलेशन हुआ ना का, तो संबंध है। संबंध हम कैसे बताएंगे? का से रिप्रेजेंट करेंगे, और भी आगे जो होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने आपको क्या बताया है कि हम संबंध कैसे डिस्कस करेंगे? का से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से प्रत्येक शब्द का संधि भेद करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमको टॉपिक ही मिल गया कि हमें क्या पढ़ना है? संधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? संधि के बारे में। अब संधि के बारे में पढ़ना है तो संधि में तो उसने दे दिया सर, क्या लिखा है? प्रत्येक। अब एक चीज डिसाइड करो पहले तो आप कि भाई हमें प्रत्येक का संधि भेद बताना है। संधि भेद मतलब कौन सी है? व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी तो पहले आपको संधि पढ़नी पड़ेगी, संधि के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। संधि कौन कौन सी होती है? जनरल सी बात है, ओरली समझ लीजिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन सी संधि होती है? 3 संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब अगर मुझे संधि का भेद जानना है, मतलब कि मुझे प्रत्येक शब्द का भेद जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा? अगर आपको भेद जानना है तो पहले तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। आप समझ लीजिए, अगर आप किसी मशीन के बारे में जानना चाहते हैं
कुछ भी आप जानना चाह रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे भाई, उसको खोलने की कोशिश करोगे ना। अगर आप खोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा था, कैसे काम कर रहा था। समझ में आई? तो सबसे पहले हम डिसाइड हम क्या करेंगे, इसको प्रत्येक को हम ब्रेकआउट करेंगे। ब्रेकआउट कैसे करेंगे इसको, अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं क्या लिखूंगा, प्रति प्लस एक। क्या लिखूंगा, प्रति प्लस एक। अब बताओ प्रति प्लस एक तो कौन सा संधि होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं क्लिक हुआ होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने बेसिक टर्म्स या बेसिक ग्रामर्स पढ़ा हुआ होगा पहले से तो आपको कुछ चीजें अभी से क्लियर हो गई होंगी कि भाई इसमें संधि कौन सी होगी। तो प्रति प्लस एक। अब यहां पे और एक चीज समझने वाली बात है कि हम संधि पहचानेंगे कैसे। तो भाई अभी तो सिर्फ मैंने लिखा प्रति और एक। अब प्रति में देखिए मात्रा कौन सी है, छोटी ई की मात्रा है, और इसके आगे ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसमें कौन सी मात्रा है, ए की। और ये बना कौन सा है, अय। कौन सा बना है, ए। प्रत्येक। क्या बना है, प्रत्येक। ए बना है कि नहीं बना है, तो ई और आ बन गया। तो कौन सी संधि होगी इसमें, कौन सी संधि होगी, अभी समझ लीजिए आप संधि कौन सी होगी ये बताओ पहले। अब अगर यहां ही से क्लियर नहीं है तो फिर तो देखो आपके बेसिक टर्म्स मतलब आपको संधि बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आप समझ लीजिए अगर शब्द में ये आ रहा है तो वो संधि कौन सी होगी। तो यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, विसर्ग नहीं, स्वर संधि। सॉरी कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। स्वर संधि क्यों होगी, क्योंकि आप भाई ये कौन सा है, पहले आप एक चीज समझ लो, स्वर संधि क्यों भाई, क्योंकि इसमें स्वर ही तो आ रहा है ना, ए आ रहा है ना। ई और ए मिलके क्या बना रहे हैं, अय बना रहे हैं। अय बना रहे हैं दैट मीन्स स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है तो स्वर संधि ही होगी, कोई डाउट ही नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको किसी शब्द में संधि पहचानना है तो पहले नंबर आपको उसका क्या आना चाहिए, ब्रेकआउट करना आना चाहिए। अच्छा एक चीज और यहाँ पे एक बात समझिए कि जैसे आपने कोई शब्द लिखा, आपने यहाँ पे अभी यही पढ़ा है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक लिखा है। आपने प्रत्येक लिखा है तो कैसे, आपने ब्रेक किया, मान लिया ना ब्रेक किया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं प्रति प्लस एक, ठीक है, तो देखिए आपने जैसे प्रत्येक लिखा था तो आपने इसको ब्रेक कहां से किया, शब्द समझिए, मेरी बात को समझिए, आप ब्रेक कहां से किया। अगर आप ब्रेक करना समझ गए ना कि किसी शब्द को तोड़ा है तो कहां से तोड़ा हुआ है, कहां से तोड़ा है, अगर आपने ये जान लिया तो आपको संधि और समास दोनों पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आपने इसको तोड़ा कहां है, प्रति प्लस एक, मतलब आपने तोड़ा है इस शब्द को। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है, आपने किस शब्द को तोड़ा है, इस शब्द को तोड़ा है। अगर इस शब्द को तोड़ा है तो इस पे मात्रा कौन सी लगी है भाई, इस पे कौन सी मात्रा लगी है, इस पे लगी है ए की मात्रा। अगर ए की मात्रा लगी है तो ये पहचान होती है किसकी, स्वर संधि की। अब स्वर संधि के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कौन सी संधि की पहचान है, तो ये अपन लोग डिस्कस करेंगे संधि वाले चैप्टर में। बात समझ में आ गई, संधि वाले चैप्टर में हम ये पूरा ब्रीफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य अर्थ के अनुसार आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। आज्ञा का मतलब होता है परमिशन, इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बोलेंगे, परमिशन, ठीक है, क्या बोलेंगे, परमिशन शब्द होता है। अब यार एक चीज बताओ, परमिशन का मतलब क्या होता है भाई, सीधी बात है, मैंने बोला जाओ खाओ पियो उड़ो, ये बोलेंगे जाओ खाओ पियो और सो जाओ, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं माँ बाप, जाओ खाओ पियो और सो जाओ, ठीक है। यहां पे देखिए आज्ञार्थक का मतलब होता है, मैंने बोला हमने परमिशन दे दी है, परमिशन दे दी है, दे दी मतलब आप पढ़ो सेंटेंस को, बच्चों खेलने लगो, मैंने क्या बोला, बच्चों खेलने लगो, परमिशन दे दी ना, मैंने क्या बोला, बच्चों खेलने लगो, परमिशन दे दी, दैट मीन्स ये तो आज्ञार्थक हो गया। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, नहीं है, ये तो हो गया, ये तो हो गया, तो मतलब ये आंसर हमारा नहीं है। नेक्स्ट लिखा है तीनों उस कोने में बैठ जाओ। भाई बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आपने देखा होगा, शायद आपको भी बैक बेंचर्स बुलाते होंगे कभी टीचर्स, तो आपको ही बोला हो जाओ पीछे जाके बैठो तीनों, बोलते हैं कि नहीं बोलते। मोस्टली आपने एक चीज देखी है यार, तीनों का ही पेयर बनता है, कभी दो लोगों का या चार लोगों का पेयर नहीं बनाते, तीन का ही बोलते हैं, जाओ तीनों पीछे बैठो, जाओ तीनों ये करो, तीन टिकट महाविकट लोकोक्ति भी बन गई भाई, तीन टिकट महाविकट, मतलब हमारे पूर्वजों ने बोला है कि जहां पे तीन लोग होते हैं वहां पे काम अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, उत्पात काम करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो जाओ तीनों उस कोने में बैठ जाओ, तो भाई यहाँ पे भी तो आगे ही बोल दी ना, परमिशन दे दी कि जाओ वहां बैठो, ठीक है। नेक्स्ट, राज अपनी दोनों टांगे खो बैठा था, ये क्या बात हुई भाई, ये तो क्या है, ये कोई आज्ञा हुई, राज खो बैठा, अरे तुम्हारी टांगे टूट गई तो मुझे क्या मतलब, तुम्हारी टांगे टूट गई ना, उसने क्या बोला, खो बैठा था, नहीं समझ आया, चलो इसको छोड़ देते, एक और पढ़ लेते ऑप्शन। प्रतिदिन 4 पंक्तियों का सुलेखन करो, ये भी देखो उसने क्या बोला,
एक फोर्सफुली वर्ड दिया, प्रतिदिन लिखना है आपको। ऑब्वियस बात है, समझ में आ गया कि सिर्फ आज के लिए नहीं बोल रहा है, आपको आज भी लिखना है, कल भी लिखना है, परसों भी लिखना है, डेली 4 लाइनें लिखना है। तो आपको आज्ञा दे दी है कि आपको डेली ऐसा काम करना है। तो बात समझ में आई? तो ये भी क्या है, अर्थ के अनुसार आज्ञार्थक वाक्य है। तो ऑब्वियस बात है, जब 3 है तो 14 तो नहीं होगा, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो कि हम पढ़ेंगे कैसे। आपको जहां भी लगे ना फोर्सफुली बोला गया है चीजों को, फोर्सफुली बोला गया है चीजों को, वहां पे क्या होता है, आज्ञा दी हुई है। दैट मीन्स फोर्सफुली बोला है, मतलब कि अब जब उसने इंस्ट्रक्शन देके रखा है तो आज्ञा तो पहले ही दे दी है कि नहीं। जब उसने आपको पहले से ही फोर्सफुली बोला है कि करना ही है, तो ऑब्वियस बात है, मतलब कि आज्ञा दी हुई है उसने। तो जैसे मैंने बोला लगो, देखो सभी वर्ड्स देखो, लास्ट वाला सभी वर्ड्स देखो आप जो हैं, आपने देखा इसमें, जैसे इसमें क्या लिखा है, गो, फिर क्या लिखा है, ओ। ठीक है, वर्ड्स को समझिए, बहुत इजी पड़ेगा आपको समझने के लिए, और बहुत जल्दी समय में आप समझ जाओगे। देखो पहले लिखा है गो, ओ, रो, गो, सेकंड में क्या लिखा है, ओ, और थर्ड में क्या लिखा है, रो। आप एक चीज समझ लो, तीनों में क्या प्रोनाउंसिएट हो रहा है। अगर हम वोवेल को स्वर को हम बात करें तो कौन सा हो रहा है, ओ हो रहा है। तो एक बात समझ लो, जिस सेंटेंस के लास्ट में ओ आ जाए ना, वहां पे आज्ञार्थक वाक्य होता है। वो क्या होता है, वहां पे वो आज्ञार्थक वाक्य होता है। बात समझ में आ गई? आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकें और अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल है। अब यार इसके लिए तो आपको पहले टेंस पढ़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? इसके लिए तो आपको पहले नंबर काल पढ़ने पड़ेंगे। काल, किसका काल आया, किसका काल आया? तो देखो भाई, यहाँ पे काल का मतलब कॉल नहीं है, ये वाला कॉल नहीं है ना, ये वाला, ये कॉल नहीं है। ये कॉल मतलब होता है पुकारना या बुलाना। यहाँ पे बात होती है काल, 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 काल का मतलब टुमारो भी नहीं है। यहाँ पे ना तो एक काल है, ना फिर ये काल है। यहाँ पे कौन सा काल है, यहाँ पे काल कौन सा, ना तो ये वाला काल लिखा हुआ है और ना ही ये वाला काल लिखा हुआ है। तो लिखा कौन सा है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा काल। काल मतलब होता है समय। यहाँ पे क्या होता है, काल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं, बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है काल, काल का मतलब होता है समय। क्या होता है, समय, है ना। काल का मतलब क्या होता है, समय। अब समय कौन कौन सा होता है भाई, आप बताओ समय कौन कौन सा था। देखो हमारे जीवन में तो, मेरे जीवन में तो 3 ही समय है। आपके हिसाब में कितने हो सकते हैं पता नहीं है। तो मेरे में तो एक था, एक है और एक रहेगा। ऐसा ही बोलते हैं ना, एक थी, एक है और एक ही रहेगी। एक से किया था, एक से ही करता हूं और एक से ही करता रहूंगा। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे काल 3 कौन कौन से हो गए। देखो एक तो था, है ना, एक तो है, और एक क्या है, रहेगा। बात समझ में आ गई? एक तो था, एक है और एक रहेगा। तो भाई समझ लो ना, मतलब था, एक है और एक रहेगा। तो 3 लोगों ने 3 टाइप की चीजें बताई। था मतलब को क्या बोलेंगे हम, था क्या हो जाएगा, भूतकाल। क्या हो जाएगा, भूतकाल। क्या हो जाएगा, भूतकाल। बात समझ में आ गई? था क्या हो जाएगा, भूतकाल। और अच्छे से इसको लिख के बताता हूं, थोड़ा ज्यादा बेटर होंगी चीजें, है ना। देखो यहां पे मैंने बोला काल, काल को मैंने 3 पार्ट्स में बोला। क्या क्या, एक तो मैंने बोला पहले तो था, अब है, और आगे भी रहेगा, मतलब रहेगा, या फिर गा लिख सकता हूं। तो एक बात समझ लो, है, था और रहेगा, 3 काल होते हैं। था मतलब भाई पहले था, पहले वाले को हम बोलते हैं भूतकाल। भाई जो बीत गया वो क्या है, भूतकाल बोलते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया, तो भूतकाल। नेक्स्ट है मतलब अभी है। अभी को हम क्या बोलते हैं, वर्तमान या प्रेजेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, वर्तमान। नेक्स्ट रहेगा। भाई रहेगा मतलब क्या है, आगे की बात कर रहे हैं वो, आगे की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आगे की बात को हम क्या बोलते हैं, भविष्य काल। क्या बोलते हैं हम, भविष्य काल। बात समझ में आ गई? तो 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब यहाँ पे बात तो की है भाई उसने वर्तमान की, ऑब्वियस बात है, सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है, वर्तमान काल के बारे में बोल रहा है। तो यार यहां से चीजें पहले तो हम एलिमिनेट कर लेंगे कि क्या है। देखो मीनल बहुत बहादुर लड़की थी, यहाँ पे तो पहली बोल दिया उसने थी है, दैट मीन्स ये तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट बात करेंगे, वह घड़ी देखकर इंस्पेक्टर चौक, वह घड़ी देखकर इंस्पेक्टर चौक पड़ा। चौक पड़ा, घड़ी तो पुरानी थी तब देख के चौका है, तो ये भी नहीं होगा। अड़ाड़ा हमने बोला ही नहीं है कुछ ऐसा अभी आपसे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। भाई देखो इसमें गे आ गया,
गा आ गया कि नहीं आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं करेक्ट हुआ। भाई सीधा सीधा पता चल गया अब तो हमें यही होगा ऑप्शन, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है। बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान तो सबको होगा भाई, सबको प्योर चाहिए होता है सब कुछ, है ना। जीवन में प्योरिटी नहीं मिलेगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा भाई क्या है। आज के डेट में दूध लेते हैं तो मिलावट वाला मिलता है, दवाई खाते हैं मिलावट वाली मिलती है, फ्रूट खाते हैं वो भी मिलावट वाले रहते हैं, सभी चीज़ों में मिलावट आती ही आती है। तो पहले समझ लीजिए निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब सही नहीं है ना। अशुद्ध का मतलब क्या है, सही नहीं होना। अशुद्ध, अशुद्ध का मीनिंग क्या होता है, ना शुद्ध, या फिर बोल सकते हैं हम, हाँ इसको बिल्कुल ऐसे ही पढ़िए, ना शुद्ध मतलब जो शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, नॉट प्योर, इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉट प्योर। ओके, जो प्योर नहीं है वो क्या है, हम इम्प्योर है। नॉट प्योर दैट मीन्स इम्प्योर। तो यहाँ पे अशुद्ध क्या लिखा हुआ है, एक बात समझो। अब अशुद्ध पढ़ने के लिए आपको देखिए पहले हम नंबर वोकैब कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस बात है ये वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। किससे आ गया संबंध, वर्तनी से। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर है हमारा व्याकरण का, जिसे हम बोलेंगे वर्तनी। वहां पे सेकंड चैप्टर है कि यहाँ पे हमें शुद्ध और अशुद्ध समझना है। तो पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ और गलती क्या है वो भी बता देगा। तो देखिए प्रसिद्ध है, जो पहला वर्ड देख लिए प्रसिद्ध, ये तो करेक्ट हो गया। इकलौती, ये भी करेक्ट है। अस्तित्व करेक्ट है। अभ्युदय, ये भी करेक्ट है। ओके, यहाँ पे सभी ऑप्शंस करेक्ट डाल दिए। सॉरी बाय मिस्टेक। चलिए यहाँ पे ये एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसा आया था, इसका जो ऑप्शन था वो इस फॉर्म में था, प्रसिद्ध, है ना। तो एक्चुअली हम लिखने का एक तरीका होता है क्वेश्चंस को, लिखना ये भी है, इसको भी हम प्रसिद्ध ही पढ़ते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएट जो करेक्ट इसका रिटन होता है वो कैसा लिखेंगे हम, प्रसिद्ध इस फॉर्मेशन में लिखा जाता है। तो ऑप्शन ये करेक्ट था, इसकी जगह पे ये लिखा हुआ था प्रा, शी, अदधा और धा। ठीक है, तो ऐसा लिखा हुआ था, लेकिन करेक्ट आंसर ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें यहाँ में, जिस छंद में चारों मात्राएं, चारों वर्णों की मात्राएं समसंख्या में होती हैं वह कौन सा छंद कहलाता है। ये हम जब छंद पढ़ेंगे तब आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको पता ही नहीं कि छंद क्या होता है। छंद क्या होता है तो कैसे आगे डिस्कस करेंगे, है ना। देखेंगे, राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया, इस वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया रूप कौन सा है। अब एक चीज बताओ, राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया, एक चीज बताओ उसमें क्या ढूंढना है, इस वाक्य में प्रयुक्त सहायक क्रिया का रूप। सहायक क्रिया आपने इंग्लिश में क्या पढ़ी है ना, सहायक क्रिया को आपने पढ़ा हुआ है ना, सहायक क्रिया को आपने पढ़ा हुआ है। सहायक क्रिया इंग्लिश में तो पढ़ा ही हुआ होगा, बाकी का पता नहीं है। सहायक क्रिया, या हम इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ओके। अब सहायक क्रिया क्या होती है भाई, पहले तो यही समझ लो सहायक क्रिया क्या होती है कि नहीं। देखो, दो तरह की क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक तो होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। एक कौन सी होती है, मुख्य क्रिया। एक होती है मुख्य क्रिया, है ना, और दूसरी होती है कौन सी, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या होता है, काम किया जाता है, और सहायक क्रिया क्यों लगाई जाती है, मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए ही जो दूसरी क्रिया लगाई जाती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो क्रिया लगाई जाती है उसे हम मुख्य या सहायक क्रिया कहते हैं। दैट मीन्स इसकी हेल्प करने के लिए जो एडिशनल एक और हम क्रिया लगाएंगे, उस दूसरी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब यहां पे समझो, चढ़ना, चढ़ लिखा है, दूसरा बड़ी मुश्किल लिखा है, तीसरा पहाड़ पर लिखा है, और पाया। क्या मतलब है यार, ये समझ ही नहीं पाया। राहुल बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ पाया, भाई यहां से देखती कि बड़ी मुश्किल, अरे यार समझ लो मुश्किल क्या है, मुश्किल भी हो सकता है आसान भी हो सकता है। तो ये तो संज्ञा है यार, ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा वर्ब हो सकती है क्या, संज्ञा कभी भी क्रिया बन सकती है क्या, नहीं बन सकती भाई। संज्ञा संज्ञा ही होती है, संज्ञा कभी कुछ बन ही नहीं सकती है, समझे ना। संज्ञा कभी कुछ बन ही नहीं सकती, संज्ञा हमेशा संज्ञा ही रहेगी। पाया, ये तो करना हो जाएगा। नेक्स्ट चढ़ना, ये देखिए वर्ड लिखा है चढ़ना, पहला क्या लिखा है, चढ़। चढ़ इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा हो तो इसके लिए हम क्लिम बोलते हैं वर्ड,
और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब, दैट मीन्स क्रिया। तो आंसर क्या होगा भाई, यही तो है इकलौती, इसमें और क्रिया कोई है ही नहीं है। कहाँ क्रिया दिख रही है, ये संज्ञा है, ये पहाड़ है, ये भी संज्ञा है, पहाड़ है, और पहाड़ में और ये प्रीपोजिशन का यूज किया है क्योंकि पहाड़ पर लिखा हुआ है, ये संज्ञा है, ये एडिशनल है। तो चढ़ना क्या है, सहायक है, चढ़ना क्या है, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चढ़ना एक वर्ब हो जाएगा या फिर सहायक क्रिया हो पाए, सहायक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना के आधार पर देखिए, इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, इसका प्रकार कौन सा है। यहाँ पे कर लीजिए तो आपको इजी पड़ेगा। क्या लिखा है, रचना के आधार पर इसी ऊर्जा से मनुष्य और शारीरिक और मानसिक कार्य करता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य के प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, आकृति के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं। यहाँ पे जो प्रकार है वो नॉर्मली उसने क्या बोला है, रचना के आधार पर बोला है। क्या बोला है, रचना के आधार पर। अब रचना कहती है भाई कि सब्जेक्ट कितने हैं, रचना कहती है सब्जेक्ट कितने हैं। अगर सब्जेक्ट एक है तो भाई सरल होगा, सब्जेक्ट दो हैं तो मिश्र होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसी ऊर्जा से, यहीं पे क्लियर हो गया भाई, इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य करता है। तो भाई एक ही सब्जेक्ट ना हुआ, ये तो अलग हो गया, प्रीपोजिशन है, दो नाउन है। जैसे एक ऊर्जा हो गया नाउन और दूसरा मनुष्य नाउन हो गया, लेकिन ये दोनों अलग कैसे हैं, से अलग है। किससे अलग है, से अलग है। अगर से अलग हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है। क्या है, अलग अलग। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे समझो कि इसी ऊर्जा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कार्य कर पाए। यहाँ पे देखो भाई, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है। क्या है, एक ही सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट है। अगर एक ही सब्जेक्ट है तो वाक्य कौन सा होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है, मैंने बोला अगर एक ही करता है, एक ही करता है तो क्या होगा, सरल वाक्य होगा। अगर एक से ज्यादा करता है तो डिपेंड करेगा कि वो मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है। बात समझ में आ गई। तो ये सरल वाक्य ही होगा क्योंकि कर्ता एक ही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देश रक्षा इस सामासिक पद में कौन सा प्रकार है। अब देखो, वर्ड दिया है देश रक्षा और पूछा क्या है, सामासिक पद। तो देश रक्षा, देश रक्षा आपने बोला है ना, हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में बोलते थे देश रक्षा करनी है। देश रक्षा नहीं बोलते थे हम, कुछ और वर्ड बोलते थे। हम बोलते थे देश की रक्षा करनी है ना, देश की रक्षा करनी है ना। कभी भी हमने इसको ऐसे ही नहीं बोला कि देश रक्षा, क्या बोलते थे हम, देश की रक्षा करनी है। तुम देश की रक्षा करोगे बड़े होके, नहीं करेंगे। आर्मी में नहीं जा पाए तो रक्षा कैसे करेंगे यार, यहाँ तो पूरा पॉलिटिशियन ने खाया हुआ है ना। तो देश की रक्षा, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे वर्ड देश और रक्षा किससे जुड़े हुए हैं, या फिर इसी को हम दूसरा वर्ड भी बोल सकते हैं, देश के लिए रक्षा। देश के लिए रक्षा, दोनों करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे वर्ड समझ लीजिए, एक तो के लिए और दूसरा के, है ना। एक तो वर्ड समझ लीजिए, एक तो लिखा है ना देश की रक्षा और देश के लिए रक्षा। यहाँ पे वर्ड क्या है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसमें की कर रहे हैं और इसमें के लिए कर रहा है। अगर कहीं पे ऐसे वर्ड आते हैं तो वो समास कौन सा होता है, वो समास होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी बहुत सारे भेद होते हैं, बहुत सारे, दैट मीन्स 6 तो भेद होते ही होते हैं और ज़्यादा भी बताऊंगा मैं बेसिकली, है ना। तो देश की रक्षा, देश के लिए रक्षा, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होते हैं, सीधा सीधा है, अगर आपने पढ़ा हो, कर्ता ने कर्म को क्रिया के लिए या पदांश से अलग होने के अर्थ में संप्रदान के लिए, है ना। इस तरीके से अपन लोग पढ़ेंगे और भी समास, सभी पूरे समास अपन डिस्कस करेंगे। प्रॉपर चैप्टर है समास का, प्रॉपर चैप्टर है समास का, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। देश की रक्षा के लिए कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। ऐसे ही अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है भाई लड़ाई, सीधी बात है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, लड़ाई। पहले जमाने में होता तो द्वंद्व युद्ध हो गया, महाभारत में द्वंद्व युद्ध हुआ है। तो द्वंद्व मतलब होती है लड़ाई। लड़ाई कम से कम दो लोगों के बीच होती है, कम से कम दो लोगों के बीच होती है। इसलिए इसमें कौन सा वर्ड यूज होता है, और का। कौन सा होता है, जैसे माता और पिता, पढ़ा बता देता हूं ना, माता और पिता, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन। तो बात समझ में आ गई, भाई और बहन। जहां पे भी दो वर्ड्स को या दो नाउन को, देखो माता भी एक संज्ञा है, पिता भी एक संज्ञा है, तो इन दोनों को जोड़ा और रहे, और अगर और जोड़ रहा है तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। सेम द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास बताता है संख्या को। किसको बताता है, संख्या को। संख्या से मतलब जैसे आपने बोला चौराहा, चौराहा,
चौराहा का मीनिंग क्या होता है? चार राहों का समूह। क्या होता है? चार राहों का, सॉरी यार, चार राहों का समूह। भाई चार राहों का समूह लिखा है, दैट मीन्स यहां पे देखो चार वर्ड आ गया ना। क्या आ गया? चार। कहीं पे भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी वर्ड के आगे दिखे, मतलब किसी शब्द के आगे अगर आपको संख्यात्मक विशेषण दिख जाए, है ना, जैसे बताया तो उसने एक रास्ते के बारे में, राह। चौराहा किससे बना है? चौराहा मतलब राह, मतलब रास्ते से मिलके बना है, लेकिन इसके आगे चा लगा देने से ये चार नंबर रिप्रेजेंट करने लगा है। और जब ये नंबर के बारे में बताया, संख्या के बारे में बताता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम द्विगु समास पढ़ेंगे। ऐसे ही अव्ययी भाव समास के बारे में भी पढ़ेंगे, पर जैसे किसी भी शब्द के अंत में अगर अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, सीधा याद कर लेना है। क्या? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत, हर, अगर ये वर्ड्स दिख जाए तो सीधा चिपका देना है अव्ययी भाव समास। ठीक है? क्या चिपका देना है? अव्ययी भाव समास। समझा भी देता हूं, देखो एक आध एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपको बोला है अव्ययी भाव समास, अरे आपको बहुत सारी चीजें तो मैं यहाँ पे ऐसे ही क्विज में ही बता दूंगा कि कैसे करना होता है एक्चुअली, है ना। देखिए मैंने बोला अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत और हर। अगर कोई शब्द के आगे ये शब्द लगे हुए हैं, किसी शब्द के आगे ये शब्द लगे हुए हैं, तो उसमें जो भी समास पूछेगा उसमें सीधा आपको चिपकाना है कि ये कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा और कोई समास नहीं होगा। जैसे आपने हर के आगे लगा दिया हर दिन। हर दिन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिदिन, है ना। हर दिन को हम क्या बोलते हैं? दूसरा प्रतिदिन भी बोल सकते हैं, है ना। तो देखो प्रति भी आ गया, हर भी आ गया, है ना। अनु, आप प्रति भी लगा दिया मैंने यहाँ और हर भी लगा दिया, दोनों से बन गया कि नहीं? अनुदान, जैसे अनुदान, मैंने लिखा अनुदान, करेक्ट ना। मैंने लिखा अनुदान, सॉरी क्या हो गया, है ना। अनुदान क्या लिख दिया मैंने? अनुदान है, मैं यहां लिखता हूं अनुदान। ठीक है, अनुदान लिखा। अगर मैं अनुदान लिखा तो देखिए यहाँ पे साफ साफ वर्ड लिख दिया ना, अनु ऐड कर दिया मैंने। अगर इसमें अनु ऐड किया हुआ है तो ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। सभी समास की अलग अलग डेफिनेशन है, एक बार और इसको रिकॉल कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। कोई भी शब्द है, आपको शब्द देखना है और उससे पहचानना कैसे है। इसमें क्या लिखा होगा? दो शब्दों के बीच में और शब्द का यूज होगा, दो संज्ञा को जोड़ने के लिए और शब्द का यूज होगा। द्विगु समास में क्या बताएगा? द्विगु समास में क्या बताएगा? संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या के बारे में बताएगा। अव्ययी भाव समास के बारे में भी मैंने बताया है। तत्पुरुष समास में सभी के लिए अलग अलग बताएगा, जैसे कर्ता ने, कर्म को संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना, करण में या पर, इस तरीके से हम बहुत सारी बताएंगे। अभी आपको मैं और डिस्कस करूंगा पूरी चीजें, जब हम समास का चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी बचा हुआ है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस का एंड हो गया है। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे, देखिए डिटेल में आपके लिए। ओके, फर्स्ट टू हिंदी भाषा। देखिए अभी मैंने आपको क्विज बताया, कुछ क्यों बताया मैंने आपको, थोड़ा सा एमसीक्यू इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, किस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा और कैसे पढ़ना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन कराने का पर्पस ये नहीं है भाई, क्वेश्चन तो आपको कोई भी मिला देगा, कोई भी आपको बता देगा कि इसका आंसर ये लगाना है, लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर हमको नहीं भी आता है तो एक हमारी जनरल थिंकिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। आपके अंदर बुद्धिमत्ता कितनी है, अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता अच्छी है तो आप बहुत सारी चीजें ना आने के बाद भी उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे सीधी बात, अगर आपको कहीं का रास्ता पता नहीं होता है तो क्या आप जाते नहीं हो? क्या जाते हैं ना, रास्ता जाते हैं तभी हमें पता चलेगा। अब हम पता कैसे करेंगे? ऑब्वियस बात है, हम दूसरा चीजें चुन लेते हैं। दूसरी चीजें कैसे? जैसे हम किसी से पूछते पूछते आगे हुए चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। मतलब आप समझे ना कि आपको पता नहीं थी चीजें, आप पूछते पूछते आगे चले गए और आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए या गंतव्य स्थान पे आप पहुंच गए। तो बात मेरी सीधी सीधी ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको सभी चीजें आती हों, सभी चीजें नहीं भी आएंगी तो भी आपके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि आप क्वेश्चंस को देख के कुछ चीजें समझ के कुछ चीजें हटा दो, दैट मीन्स एलिमिनेट कर दो, और कुछ चीजें बचेंगी उसमें से आपकी बुद्धि काम करके आप ऑप्शन टिक कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखिए हमने
मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं तो भाई सबसे पहले हिंदी है क्या ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, बात समझिए, ये सिर्फ एक भाषा नहीं है भाई, आप समझिए, भाषा नहीं है, भाषाओं का समूह है हिंदी, समझ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, हिंदी बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बनी हुई एक कंबाइन भाषा है, समझ गए। अब देखो हिंदी भाषा का और इसके मुख्य तथ्य, भाई एक चीज समझो पहले, हिंदी भाषा का विकास। आप कोई भी भाषा है तो ऐसे तो आप पैदा हुए थे तो आपको तो आने लगी, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये स्टार्टिंग से बोली गई थी तो कैसे बोली गई थी, क्या कारण रहा होगा इसका बोलने के पीछे, कैसे बोली गई है ना। तो मैं पता होना चाहिए, किसी भी भाषा को बारे में जानने से पहले, किसी भी भाषा को जानना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी हिस्ट्री। आप एक चीज़ समझ लीजिए, डायरेक्ट आप गाड़ी पे बैठ के ड्राइव नहीं करते हैं, पहले आपको पता होता है भाई कैसे क्या करा जाता है, तभी आप ड्राइव कर पाते हो। डायरेक्ट तो ड्राइविंग नहीं करी होगी, पहले सीखी होगी ना। सीखने के लिए आपको क्या पहले पता होना चाहिए कि भाई इसका क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, समझ रहे हैं ना, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही भाषा एक साहित्य, लिटरेचर है, इसके बारे में पढ़ने से पहले हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके के मत दिए हैं, लेकिन हम पहले मैं आपको बताता हूं कि विकास कैसे हुआ। अब देखिए हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस भाषा का विकास कैसे हुआ, है ना, इस भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का विकास कैसे रहा। अब एक चीज समझो, आप हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जगह तो हिंदी नहीं बोली जाती है, नहीं बोली जाती है ना, हिंदी नहीं बोली जाती है, फिर हमारे सीखने का पर्पस क्या है भाई, हिंदी क्यों हम हिंदी को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझिए। हिंदी जस्ट नॉट अ लैंग्वेज, इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। अभी मैंने आपको यही बताया कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि भाषा का समूह है। तो हिंदी भाषा का विकास कैसे किया गया। फिर दूसरा पढ़ेंगे हम क्या कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का विकास कैसे हुआ, है ना। तीसरा पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद हिंदी का विकास कैसे रहा। नेक्स्ट पढ़ेंगे वैश्विक पटल पर और विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भी पढ़ेंगे। इतनी सारी हिंदी भाषा का मानकीकरण भी किया गया, मानकीकरण भी अभी आप पढ़ेंगे। हिंदी की उपभाषा एवं बोलियां, हमने बताया भी आपको कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, भाषा का समूह है, ग्रुप है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं ना, ओके, देखिए हिंदी भाषा का विकास, सबसे पहले भाषा का विकास। अभी देखो यहीं से आपको एक क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा, भाई क्या होता है भाषा का विकास। डायरेक्ट पढ़ लेंगे क्या, भाषा का विकास क्या होता है। भाषा पता है भाषा क्या होती है, समझो पहले भाषा क्या होती है और भाषा का विकास समझने से पहले बहुत दूर की बात है कि भाषा का विकास देखेंगे। पहले तो हम यही समझ लें कि भाषा क्या है, दैट मीन्स बच्चे के बारे में पूरा जानने से पहले तो यही समझ लें कि पैदा कैसे हुआ, ऑपरेट करके हुआ कि नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो भाषा क्या होती है भाई, ये शब्द है क्या है यार, पहले तो ये डिसाइड करो ये शब्द क्या है। भाषा है ना, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलके बना है। ये क्या है, धातु है, क्या है ये, धातु है। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ग्रामर के लिए। भाषा ये संस्कृत का है ना, याद रखना, संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ या मीनिंग क्या होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का क्या अर्थ होता है, बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। एक चीज समझ लो, मैंने बोला भाषा क्या है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। तीनों चीजें याद रखना। भाषा का धातु रूप क्या है, भाष। भाष किसकी धातु है, तो संस्कृत से आई हुई धातु है, इसका अर्थ क्या होता है, बोलना। अब एक चीज समझो यार, भाषा मतलब बोलना, तो फिर लिखना क्या कहलाता है यार। मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, सिर्फ बोल थोड़ी रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दैट मीन्स ये भाषा है, लेकिन लिख किस में रहा हूं यार, ये समझ नहीं आ रहा। तो देखिए जब आप लिखते हो उसी चीज को तो उसको बोलते हैं हम लिपि। क्या बोलते हैं हम, लिपि। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, लिपि। अगर आप लिपि यूज करते हो तो भाई कौन सी लिपि यूज करते हो ये भी पता होना चाहिए। तो लिपि हम कौन सी यूज करते हैं, देवनागरी। क्वेश्चन याद रखना, आपको याद रखना है ना, देवनागरी। कौन सी लिपि यूज करते हैं हम लोग, देवनागरी। तो क्या देवनागरी सबसे पहले लिपि थी जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है। टाइम टाइम के साथ बहुत सारी लिपियां बनी थी, फिर उससे और ऑरिजिनेट हुई। जैसे आप समझते हैं ना, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है, सेम टू सेम इसका भी वही प्रोविजन है कि पहले कोई और थी, फिर उसके नीचे और उसको ब्रेक किया गया, और दूसरी बनी, और दूसरी बनी, और दूसरी बनी।
है ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या क्या बने, सबसे पहले भाषा, भाषा का विकास, भाषा का मूल धातु क्या है, भाष धातु है, किसका है, संस्कृत का है। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। हम इसको लिखने के लिए कौन सी लिपि का यूज करते हैं, देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई, देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। अब एक चीज समझो कि मैंने बोला कि भाषा का अर्थ होता है बोलना और लिपि होती है देवनागरी। देवनागरी लिपि, लिपि का मतलब क्या होता है, लिखना, लिखने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो लिपि कहलाती है ना। तो लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं वो क्या होती है, लिपि होती है, और बोलने के लिए जो यूज करते हैं वो भाषा होती है ना, वो क्या होती है, भाषा। तो एक चीज बताओ, भाषा क्या है, भाषा सिर्फ देखी जा सकती है, देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है। भाषा कैसी होती है, श्रव्य। ऑब्वियस बात है, मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप इसको सुन रहे हो, आप इसको सुन ही पा रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो। तो भाषा किसका माध्यम होता है, कम्युनिकेशन के लिए आदमी, है ना। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने के लिए जो माध्यम है वो भाषा है, इसको हम क्या बोलते हैं, श्रव्य होते हैं। जबकि लिपि कैसी होती है, दृश्य। अब समझो, देखो दृश्य का मतलब होता है देखना, दृश्य का मतलब होता है देखना। दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या है, लिपि को आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, ये क्या है, लिपि है, तो इसको ये आपको दिख रही है, दैट मीन्स ये कैसी है, दृश्य है। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दिख नहीं रहा है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दिख नहीं रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है, प्रॉपर हियरिंग, तो आप क्या बोलेंगे, श्रव्य होती है। याद रखना, भाषा का विकास में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा, भाषा कौन सी धातु है, भाष धातु है, किससे है, संस्कृत से बनी है। भाषा कैसी होती है, सिर्फ श्रव्य होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, भाषा को लिखने के लिए हम यूज करते हैं लिपि का, और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है, इसका हम देख सकते हैं। अब एक चीज और याद करिए, देवनागरी लिपि का यूज हम करते हैं, तो एक चीज बताओ, जब देवनागरी लिपि का यूज हम करते हैं तो देवनागरी लिपि कहां से आई है, देवनागरी लिपि भी कहां से आई है ना। तो इस चीज के लिए देखिए, आप एक चार्ट बनाइए बेहतरीन। अभी देखो, आपको इतना डीप पढ़ा दूंगा ना कि आपको लगेगा नहीं कि कोई क्वेश्चन आप बाहर जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम दो, एड तो ठीक है, आप कुछ भी दोगे आपका पूरा कवर होगा। एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि कब से स्टार्ट हुई थी, 5वीं सदी से, 5वीं सदी से, मतलब किसके समय से, ये बौद्ध कालीन थी। कब था, बौद्ध काल। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने कभी हिस्ट्री पे ध्यान दिया हो तो बौद्ध काल से चल रही है कौन सी, ब्राह्मी लिपि चल रही है। याद रखना है, सबसे पहली लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। ये 5वीं सदी से चल रही है, 5वीं सदी बीसी से। सबसे पहला जो हमें नमूना मिला है इसका लिखा हुआ, वो कब का है, 5वीं सदी बीसी का है, 5वीं सदी बीसी का है ना। और ये कब का है, बौद्ध कालीन है। अब बौद्ध काल, ब्राह्मी लिपि के बाद कौन कौन सी लिपि आई, तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि का 5वीं सदी में सबसे पहले हमें नमूना मिला है, उसके बाद हम बौद्ध काल में इसका हुआ था, ठीक है। ब्राह्मी लिपि के बाद, एक सेकेंड, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, याद रखना ब्राह्मी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से क्या आई, गुप्त लिपि। गुप्त लिपि, याद रखना, आपको ये पढ़ना है, बहुत जरूरी है। गुप्त लिपि से क्या आया, सिद्ध मात्रका लिपि। क्या आया, सिद्ध मात्रका लिपि। सिद्ध मात्रका लिपि। सिद्ध मात्रका लिपि से क्या हुआ, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि। कुटिल लिपि से क्या हुई, नागरी और शारदा। याद रखना है, अभी बहुत बड़ा चार्ट बनेगा सब, लेकिन आपको बनना चाहिए ये चीजें, नागरी और शारदा। शारदा के बारे में वैसे क्वेश्चन नहीं आया, बहुत पहले क्वेश्चन आया था। तो शारदा के भी 4 प्रकार होते हैं, गुरुमुखी, गुरुमुखी, दूसरा कश्मीरी, कश्मीरी, तीसरी होती है लहदा, लहदा, और चौथी है टाकरी। याद रखना, इस चार्ट को आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम नमूना 5वीं सदी बीसी का है, जो बौद्ध कालीन है, मतलब बौद्ध काल के दौरान ही सबसे पहले हमें ब्राह्मी लिपि के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। बाद में गुप्त लिपि, है ना, ब्राह्मी गुप्त काल में आते आते हुए बट गई। तो ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद सिद्ध मात्रका, सिद्ध मात्रका से और टूटी, उसको और तोड़ा गया तो वो कुटिल लिपि बनी। कुटिल लिपि का फिर डिवाइड हो गया 2 जगहों में, तो नागरी और
शारदा लिपि। शारदा लिपि के अगेन 4 पार्ट बने, कौन सा? गुरुमुखी, कश्मीरी, लहदा और टाकरी। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी लिपि से कौन सी लिपि जनरेट हुई है। जैसे गुरुमुखी किससे आई है? शारदा लिपि से आई है ना। अब नागरी लिपि को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है यहाँ पे। कौन कौन सा? उत्तरी नागरी है ना, उत्तरी और दक्षिणी है ना, उत्तरी नागरी और दक्षिणी नागरी। उत्तरी नागरी को भी हमने डिवाइड करके रखा है, देवनागरी, राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, राजस्थानी, गुजराती और देवनागरी। यहां से समझो कि हम जो लिपि यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? देवनागरी। दैट मीन्स यहां से लिपि स्टार्ट हुई थी और इतनी सारे बनाते बनाते वो कहां तक आ गई? यहाँ पे। देवनागरी का हम यूज करते हैं। अब दक्षिणी ब्राह्मी, दैट मीन्स दक्षिण भारत की जो भाषा है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है ना, मलयालम, ऐसे करके और भी इसी से आई है। तो याद समझ लीजिए, आपको हिंदी के लिखे, हम जो अपनी भाषा बोलते हैं हिंदी, इससे हम कौन सी लिपि का यूज करते हैं? हम देवनागरी लिपि का यूज करते हैं। कौन सी लिपि का यूज करते हैं? देवनागरी लिपि का यूज हम करते हैं। ये चार्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है आपको, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लिपि कहां से आई है। अब हम पढ़ेंगे विकास, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। एक चीज समझिए भाई साहब, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा कहां से आई है? अभी हमने लिपि पढ़ी है कि हिंदी तो लिपि लिखते हैं हम, देवनागरी में लिखते हैं, लेकिन भाषा कहां से आई है? तो भाई आप पहले से पढ़ रहे हो, सबसे स्टार्ट आपने देखा है, छोटे से सुनते ही आ रहे हो कि सबसे पहले इसे क्या बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी। क्या बोली जाती थी? संस्कृत बोली जाती थी, है ना, संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत से कौन सी भाषा जन्मी? संस्कृत से जन्मी पाली। कौन सी भाषा? पाली। पाली से कौन सी जन्मी? प्राकृत। कौन सी भाषा जन्मी? प्राकृत। प्राकृत से कौन सी जन्मी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। कौन सी भाषा जन्मी? अपभ्रंश। जैसे वर्ड लिख रहा हूं यही करेक्ट है, याद रखना, अपभ्रंश। अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? अवहट्ट। क्या निकली? अवहट्ट भाषा। अवहट्ट से निकला है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। कौन सी भाषा निकली है? प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ये लाइन आपको बहुत याद रखना है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाली किससे भाषा जन्मी हुई है? तो पाली प्राकृत से अब जन्मी है। अपभ्रंश किससे जन्मी है? तो भाई प्राकृत से जन्मी है। अवहट्ट किससे जन्मी है? तो अपभ्रंश से जन्मी है। एक क्वेश्चन लेकिन हिंदी में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी की आदि जननी, वर्ड यूज किया है, हिंदी की आदि जननी कहां कौन है? हिंदी की आदि जननी, आदि जननी है ना, आदि जननी मतलब कि सबसे पहली माता कौन सी है? तो वो कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। लेकिन हिंदी का विकास कब से हुआ? तो हिंदी का जो विकास हुआ है ना, हिंदी का जो विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ है अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। याद रखना, अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत याद रखना। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत है। और हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से ही हुआ है। यहाँ पे यही चीज जरूरी थी, पढ़ा दिया है मैंने, अब ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। और भी ब्रीफ है, बता सकता हूं, लेकिन अभी इतने ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखना, संस्कृत से कौन सी जन्मी? पाली। पाली से किसने जन्म लिया? प्राकृत ने। प्राकृत से अपभ्रंश ने, अपभ्रंश से अवहट्ट ने, और अवहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी ने। लेकिन एक समझो, भाषा हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हिंदी। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं हम? हिंदी पढ़ रहे हैं। भाई पहले तो हमें ये बताओ, ये शब्द क्या है? हिंदी शब्द क्या है? कहां से आया है ये शब्द? आपको पता है क्या कि हिंदी हिंदी थी? कुछ और कैसे पढ़ा इसका नाम? हिंदी। हिंदी कैसे पढ़ा? एक बात समझिए, जब प्राचीन समय था, जब बहुत प्राचीन समय था, तब हम व्यापार कहाँ से करते थे? हम करते थे व्यापार ईरान वगैरह से। किससे करते थे? ईरान के थ्रू हम अदर कंट्रीज या देश के वर्ल्ड के अदर कंट्रीज से हम जुड़े हुए थे। तो ईरानी थे जो, वो कहाँ से हमारे पास आते थे? वो आते थे सिंधु नदी से होके हमारे पास आते थे। कहाँ से आते थे? सिंधु नदी से होके भारत में इंटर करते थे। जब वो भारत में इंटर करते थे तो वो सिंधु नहीं पढ़ते थे, उसको क्या बोलते थे? हिंदू पढ़ते थे। सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू पढ़ते थे।
है ना। सिंधु को क्या पढ़ते थे, हिंदू। तो हिंदी जो शब्द है वो हमारा नहीं है, एक समझ लीजिए, हिंदी शब्द हमारा नहीं है, ये किसका है, ये है फारसी का, ये है फारसी शब्द है। किसका शब्द है, फारसी। ऐसा है कि भाई भाषा हमारी है लेकिन नामकरण किसी और ने किया हुआ है पहले से, है ना। भाषा हमारी लेकिन नामकरण किसी और ने किया है। तो हिंदी शब्द कहाँ से है, फारसी से। तो हिंदी बना कैसा, देखो सिंधु से बना है। किससे बना है, हिंदी है जो सिंधु से बना हुआ है। वर्ड समझिए, सिंधु से क्या बना हमारा, हिंदू। सिंधु शब्द से क्या बना, हिंदू। क्योंकि जो ईरानी थे वो सा को क्या पढ़ते थे, वो सा को क्या पढ़ते थे, हा पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदू। सिंधु से क्या बोला ना, हिंदू। और हिंदू से हमने क्या बनाया, हिंद। हिंद में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय, याद रखना, ये कौन सा प्रत्यय, संबंध कारक। किसका, संबंध कारक प्रत्यय। संबंध कारक प्रत्यय ई लगने से बन गया हिंदी। बात समझ में आ गई। तो भाई साहब हिंदी हिंदी का नहीं है, हिंदी किसका है, फारसी का है। कैसे आया, सिंधु से बना हिंदू, हिंदू से बना हिंद, और हिंद भाषा में फारसी भाषा के, हिंद वर्ड शब्द में फारसी भाषा के संबंध कारक प्रत्यय ई लगाने से बन गया हमारा क्या, हिंदी। समझ में आ गई। मतलब हिंदी को नाम हमने नहीं दिया है, ईरानियों ने दिया है, माना जाए तो। किसने दिया है, ईरानियों ने दिया है। अब एक और चीज कि हमने जैसे पढ़ा कि हिंदी है, तो क्या सिर्फ एक ही भाषा है जो बोली जाती है, या फिर हिंदी, जैसे हमने बोला हिंदी भी बहुत सारी भाषाओं का समूह है, तो हिंदी भी किसी ना किसी के अंदर आती होगी कि नहीं आती होगी। तो एक बात याद करिए, भारत में 4 भाषा परिवार है ना। भारत में 4 भाषा परिवार प्रमुख रूप से हैं। भारत में 4 भाषा परिवार है ना। 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से, सबसे पहला है भारोपीय, 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 या फिर हम बोल सकते हैं भारत यूरोपीय। क्या बोल सकते हैं, भारत यूरोपीय परिवार। ठीक है, भारत यूरोपीय परिवार। दूसरा है द्रविड़, द्रविड़। ठीक है। तीसरा है ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक। ठीक है, ऑस्ट्रिक। और चौथा है चीनी तिब्बती। क्या है, चीनी तिब्बती। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपीय परिवार। लगभग 73% लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब इस भाषा परिवार की लैंग्वेज को यूज करते हैं, इस परिवार की भाषा बोलते हैं। द्रविड़ 25% बोलते हैं, है ना। द्रविड़ 25% बोलते हैं, ऑस्ट्रिक 1.3% बोलते हैं, और चीनी तिब्बती 0.7% बोलते हैं। तो हमारी भाषा जो हिंदी है वो किस परिवार की भाषा है, हमारी भाषा हिंदी है भारोपीय परिवार की भाषा। याद रखना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय या भारत यूरोपीय परिवार की एक भाषा है। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, कौन सा है, भारोपीय परिवार। मतलब सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग कौन सी भाषा या कौन से भाषा परिवार का यूज करते हैं, तो हम भारोपीय परिवार का यूज हम करते हैं। क्लियर बात। यहाँ से क्वेश्चंस बेस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस को समझिए और इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय या भारत यूरोपीय 73% है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इतनी सारी चीजें अभी आपने पढ़ ली हैं, लेकिन अभी हमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ना है कि एक और शब्द समझिए, राष्ट्रभाषा। एक और शब्द होता है राष्ट्रभाषा, है ना। इस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रभाषा। और दूसरा होता है राजभाषा, है ना। एक होता है राष्ट्रभाषा और दूसरा होता है राजभाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर देखो सीधा सीधा है। राष्ट्र का मतलब होता है देश से, राष्ट्र का मतलब होता है देश से, राज का मतलब भी देश से ही होता है कि नहीं। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, राजभाषा का राष्ट्रभाषा होती है वो होती है लोगों के विचार विनिमय का एक माध्यम। किसका, लोगों के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए हम जो भाषा यूज करते हैं उसको हम बोलेंगे राष्ट्रभाषा। लेकिन ऐसे तो हम बोलोगे मेरी हिंदी राष्ट्रभाषा है या इंग्लिश राष्ट्रभाषा है, सब लोग अलग अलग तरह की, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपने देखा है ना, हर जगह भारत में, चूंकि भारत
डिफरेंट स्टेट से, भारत में बहुत सारे स्टेट हैं उत्तरी दक्षिणी टाइप से, तो आपने देखा है सब जगह अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन जो भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा, मतलब ऐसी भाषा जो पूरे देश में कम्युनिकेशन या वार्तालाप या बातचीत के लिए उपयोग की जाती है, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। उसको हम बोलते हैं कौन सी? राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा होती है? मैंने अभी बताया आपको, राष्ट्रभाषा हमेशा वही भाषा होगी जो आपके यहाँ बोली जाती है। ऑब्वियस बात है, कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी विदेशी भाषा को हम अपनी राष्ट्रभाषा बना लें। क्यों? क्योंकि विदेशी भाषा तो आती ही नहीं है। अगर हमें विदेशी भाषा नहीं आती है तो हम उसको कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बना सकते या विचार विनिमय का माध्यम नहीं बना सकते। तो मैंने बोला राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता, समझ रहे हैं ना? राष्ट्रीय एकता मतलब पूरे देश को एक साथ संजोए रखने के लिए जरूरत होती है हमें एक राष्ट्रभाषा की। तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क, दैट मीन्स हम सीधा बोलेंगे कि हमें एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जो आवश्यकता होती है जिस भाषा की, उसको हम राष्ट्रभाषा बोलते हैं। क्योंकि भारत में राष्ट्रभाषा, यह सभी इन चीजों के लिए काम किसने किया है? हिंदी ने किया। इसलिए हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, है ना? राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां से क्या आता है? हिंदी आता है। हिंदी हमारी कौन सी है? राष्ट्रभाषा है क्या? राष्ट्रभाषा है भी नहीं भी बोल सकते आप, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह के संवाद संपर्क के लिए भाषाओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या थी। तो राष्ट्रभाषा थी अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क के लिए, संवाद और संपर्क, अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यकता को जो पूरा करे वही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर हम राजभाषा की बात करें तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा। ठीक है, पहले हम पूरा राष्ट्रभाषा पढ़ लेते फिर राजभाषा पर डिसाइड करेंगे, बोल लेंगे, है ना? तो मैंने बोला अंतरराष्ट्रीय संवाद संपर्क मतलब देश में अगर आपको कहीं बातचीत करनी है, पूरी तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, तो हम राष्ट्रभाषा का उपयोग करेंगे। राष्ट्रभाषा ही क्यों? राष्ट्रभाषा की जरूरत क्या पड़ी? तो आप एक चीज समझ लीजिए, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें एक ऐसी भाषा चाहिए थी उस टाइम पे जो सभी लोग आपस में विचार विमर्श जिससे कर सकें। आपने देखा 1857 का विद्रोह असफल हुआ। क्यों असफल हुआ था? क्योंकि भाई कम्युनिकेशन नहीं था, विचार विमर्श ही नहीं था, विचारों का आदान प्रदान ही नहीं सब पूरा हो पाया था। तो ऑब्वियस बात है वो तो असफल हो गई होगा। तो ऐसी चीजों के लिए हमको जरूरत पड़ती है राष्ट्रभाषा की, जिसमें सारे देश या सारे राष्ट्र के लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करें। वो क्या होती है? राष्ट्रभाषा होती है। एक बात, राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है याद रखना है ना। राष्ट्रभाषा का स्वरूप, राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है? लचीला। स्वरूप से मतलब होता है वो क्या है? स्वरूप मतलब आप समझते हो, स्वरूप का मतलब होता है बिहेवियर। उसका बिहेवियर कैसा होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं भाई? उसको हम तोड़ मरोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मुझे लगता है कि आपको ये भाषा मतलब इस शब्द को अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, तो आपको वही बोलोगे। ऑब्वियस बात है, मैं उसको तोड़ दूंगा और उस ऐसे बोलूंगा कि आप समझ सको। तो इसलिए इसका स्वरूप कैसा होता है? लचीला होता है। इसे हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी रूप में ढाल लेते हैं, है ना? अपने अनुसार किसी भी रूप में ढाल लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है? लचीला होता है। अब एक तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा शब्द कैसा है? यार बहुत एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा क्या संवैधानिक शब्द तो नहीं है। राष्ट्रभाषा एक, है ना, राष्ट्रभाषा एक, याद रखना इस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगात्मक, नेक्स्ट व्यावहारिक एवं जनमान्यता प्राप्त शब्द है ना। मतलब सीधी बात यह है कि ये ऐसा शब्द है जिसे हम प्रयोग कर सकते हैं, व्यवहारिक मतलब कि व्यवहार में यूज कर सकते हैं, और जनमान्यता मतलब लोगों ने इसको मान्यता दी हुई है, इसलिए हम इसको व्यवहार के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। सीधा वर्ड, लोगों ने इसको मान्यता दी हुई है इसलिए हम व्यवहारिक तौर पर उसका प्रयोग बोलचाल के लिए कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा कैसा शब्द है? एक प्रयोगात्मक, व्यवहारिक एवं जनमान्यता प्राप्त शब्द होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम बात करेंगे राजभाषा, राजकाज की भाषा, है ना। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा। तो राजभाषा की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं और वो अपने तरीके से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो किसी भी राज्य के द्वारा एक ऐसी भाषा
का उपयोग अपने कार्यों के लिए करना, अपने कार्यों के लिए मतलब किसी भी कार्य के लिए नहीं, अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के लिए। किसके लिए? प्रशासनिक एवं राजनैतिक, है ना, प्रशासनिक प्लस राजनैतिक कार्यों के लिए। अब वर्ड समझिए आप यहाँ पे, भाई मैंने बोला प्रशासनिक और राजनीतिक। एक बात समझिए, राज्य देश को या अपने राज्य को चलाने के लिए सरकार दो ही तरीके होते हैं, एक तो प्रशासन, दूसरा राजनीतिक, है ना। प्रशासन अच्छा होना चाहिए और राजनीतिक तौर पे राज्य अच्छा है तो वो अच्छा संचालन माना जाता है। तो देश के राजकीय कार्यों के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? राजकीय भाषा कहते हैं। राजभाषा की जरूरत क्या होती है? तो देश के राजनीतिक और प्रशासनिक, ना, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए राजभाषा की आवश्यकता होती है। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? हमने हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी को हमने राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है, याद रखना है ना, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर, कब? 14 सितंबर 1949 को, है ना, 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया, है ना। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर या 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? राजभाषा दिवस मनाते हैं या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज और याद यहाँ पे रखना है कि 14 सितंबर, तो क्या हमने हिंदी को तो राजभाषा बोल दिया, हिंदी को राजभाषा बोलने के बाद तो क्या हमारे संविधान में सिर्फ हिंदी है क्या? नहीं है ना। हिंदी में कुल 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो हम यहाँ अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, तो मूल संविधान जो था हमारा, मूल संविधान में केवल 14 ही भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब इसमें ऐड किया गया 21वां संशोधन। कौन सा ऐड किया गया? 21वां संशोधन, है ना, 21वां संशोधन। और इससे एक नई भाषा जोड़ी गई, है ना, इससे एक नई भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? पढ़ो आप। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 21वें संविधान संशोधन के तहत इसमें एक नई भाषा को जोड़ा गया, है ना। 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत एक नई भाषा जोड़ी गई जिसको हमने बोला सिंधी। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई। बात समझ में आ गई? तो भाषाएं अब कितनी हो गई? अब हो गई 15। एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, तो हो गई 15। अब फिर इसमें फिर से जोड़ी गई 71वें संशोधन, है ना। 71वें संशोधन के तहत, 71वें संशोधन 1992 के तहत फिर से 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। तो भाषाएं अब कितनी हो गई? देखिए यहाँ पे 15 थी, प्लस की गई तो कितनी हो गई? 18 हो गई। फिर इसमें हमने 92वें संविधान संशोधन 92वां अमेंडमेंट किया 2003 में। कब किया? 2003 में। और 4 भाषाएं और इंट्रोड्यूस की। 4 कौन कौन सी? देखो 4 भाषाएं हमने मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, है ना। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो, हमने ये भाषाएं नई 4 इंट्रोड्यूस की। तो टोटल भाषाएं अब कितनी हो गई हमारे पास? 22 भाषाएं हो गई। याद रखना है इस चीज को। मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, जिसमें हमने 21वें संशोधन के तहत 1967 में 1967 में सिंधी को इंट्रोड्यूस किया और टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई? 15 के बाद हमने 71 अमेंडमेंट किया 1992 में, जिससे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। उसके बाद अगेन हमने 92 अमेंडमेंट 2003 में 4 भाषाओं को फिर से इंट्रोड्यूस किया, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को, जिससे हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई?
22 भाषाएं हो गई। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत तो देखते हैं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी हमने इतना पढ़ा है, नेक्स्ट जो हमारा कल चैप्टर होगा उसमें हम कुछ अभी और डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हम समाज पढ़ेंगे या हिंदी राष्ट्र आंदोलन, जो हमने आंदोलन स्टार्ट किए थे, मतलब हिंदी के विकास के लिए जितनी भी संस्थाएं बनाई गई थी उनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। कब कौन बना था, कहाँ बना था, किसने बनाया था, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानक भाषा पढ़ेंगे, भाषा क्या है, भाषा का स्वरूप क्या होते हैं, हम 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। थैंक यू।